Hello and welcome back to Smart Prep Net. I hope you all are doing well. So I was thinking let's the like around 20 days remaining for the exam. Okay, based on the previously released notification by the UGC Net. So I was thinking let's have some videos regarding the practice question on multiple topics, and most importantly, first those topics on which questions are asked readily, they ask questions every year, and it's like 2 3 questions. Okay, so on, and those are very much scoring areas. So we will first discuss the questions on those topics, उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, बाकी वीडियोज जो है लेक्चर सीरीज हैं तो वो तो आएंगी हर टॉपिक्स पे. ठीक है, बट मीन वाइल हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग की बार होता है ना, हमें फोमो हो जाती है कि ये ना मिस हो जाए वो ना मिस हो जाए, तो इस कारण से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. जहाँ तक पीवाईक्यूज की बात है तो ऑलरेडी उस पर हम वीडियोस बनाए हुए हैं. हाँ, उसमें थोड़ी साउंड की क्वालिटी की इशूज़ है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा बहुत अगर हो सके, पॉसिबल हो सके तो यूज हेडफोन्स टू लिसन. ओके, उसको मैं फिर से री रिकॉर्ड करके अच्छी क्वालिटी में अपलोड कर दूंगा. बट थिंग इज़ दैट कि थोड़ा टाइम कांस्टेंट के कारण चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स ऑन द प्लेट. सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, और प्लीज़ होप इफ पॉसिबल वीडियो को लाइक करें. ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, ऐसे बेहतरीन कंटेंट के लिए. ठीक है, बाकी जो भी, अगर आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप इसको कुछ नए इनिशिएटिव चाहते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. सो वहाँ पे चीज़ें, जैसे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वहाँ पे इसकी PDF में डाल दूंगा. ठीक है, तो नो इशूज़. तो इस तरह से वहाँ पे PYQs की जितनी मैंने PDF है ली हैं क्लासेस, उस सबकी PDF है. प्लस वहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चंस भी मैं डालते रहता हूँ कुछ कुछ. ठीक है, रेस्ट और भी जैसे कुछ कुछ करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में भी एक वीडियो लानी है. ठीक है, तो अभी कंपाइल कर रहा हूँ उसको, चीज़ों को जो यूजी के अकॉर्डिंग हो. और कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएँ जो कि पेपर 1 के लास्ट चैप्टर में आता है. ठीक है, उसमें का जो इन्वायरमेंट सेक्शन, इन्वायरमेंट का जो एरिया है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का एरिया, तो वो भी कवर हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स इंटू द क्वेश्चन. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है. तो पहला क्वेश्चन है कि which early Indian experimental satellite series used a TV camera with a 1 किलोमीटर resolution for land applications. कि किस इंडियन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट सीरीज ने यूज किया टीवी कैमरा विथ 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन फॉर लैंड एप्लीकेशन. ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, भास्कर है. ठीक है, और ये SROSS देख रहे हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म है स्टेज रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्टेज रोहिणी सैटेलाइट सीरीज. ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा आंसर सही है. ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर है भास्कर. ठीक है, तो भास्कर सीरीज था जो कि पहला लॉन्च हुआ 1979 में. ठीक है, पहला सीरीज का. उसके बाद भास्कर 2 आया 1981 में. तो ये एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेटिंग सेटेलाइट, इसमें टीवी कैमरा लगाया गया 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन का, और माइक्रो रेडियोमीटर भी लगे. ठीक है, और उसके थ्रू हमने टेस्ट किया पहली बार कि हाँ ठीक है, खींचते हैं तो आता है कि नहीं. आर्यभट्टा तो हमें पता है क्या, अपना पहला सैटेलाइट था जो 1975 में हमने लॉन्च किया था. उसमें एक्सरे एस्ट्रोनॉमी थे. ठीक है, और उसका रोहिणी सैटेलाइट तो सीरीज है हमारा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया था. ठीक है, और स्टेज रोहिणी सैटेलाइट जो SROSS है, तो ये हमारा, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट है, मतलब साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल मिशन के लिए इसमें गामा रे होता है. तो इसमें सही आंसर क्या है, तो भास्कर. ठीक है, तो भास्कर सैटेलाइट्स. ठीक है, ये हमारे खासकर जो हमारा रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, उसकी जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था. तो ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ. फिर उसके आधार पर हमने अपना मॉडर्न यू नो क्या बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग डेवलपमेंट किया. फिर इसी पे इसने रास्ता बनाया, जो हमारा IRS सीरीज है ना, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, तो उसका रास्ता बनाया कि हाँ ठीक है, हम कैपेबल हैं. ठीक है, अरे अल्टीमेटली वी विल रीच वेयर वी यूज्ड टू बी वंस. ओके, इसमें कोई शक नहीं है. हाँ ठीक है, समय लगेगा. ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है, तो भास्कर. ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि WIFS, ठीक है, WIFS वाइड फील्ड सेंटर, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी लिख ही देता हूँ, कई बार क्या पता फुल फॉर्म पूछते, कुछ भरोसा नहीं, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं यूजीसी का, कभी कभी तो कह देंगे कि हाँ उसमें तो मेंशन किए थे ना सिलेबस में, ठीक है। तो वाइड फील्ड सेंसर, तो वाइड फील्ड सेंसर इसमें क्या, द वाइड फील्ड सेंसर नोन फॉर इट्स विड्थ, ठीक है। हाँ एक और चीज़, इन दोनों, इन सारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके रिलेटेड लेक्चर्स अगर हैं तो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है 2 लेक्चर्स, एक रिमोट सेंसिंग पे, एक जीआईएस का, 2 पार्ट में इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जा रहा था 2 घंटे का वीडियो, तो दोनों को एक ही घंटे में कट कर दिया। तो उसमें उसमें से ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। प्लस पीवाईक्यूज में जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि हाँ इसी सिमिलर लाइन पे यूजीसी ने क्वेश्चन किया है, ठीक है। मैं एक लेवल ऊपर भी गया हूँ क्योंकि क्या पता यूजीसी मतलब स्लोली स्लोली डेप्थ में जा रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा हमने भी डेप्थ को किया है, फिर उनके जैसे वो क्वेश्चन हैं कुछ उस तरह के क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि पीवाईक्यूज के क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो है, तो फिर इसमें यहाँ पे वही सेम चीज़ से बात करके समय काटने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो वो वीडियोज देख सकते हैं पीवाईक्यूज का, यूनिट 1 में आएगा वो, और जीआईएस पे और रिमोट सेंसिंग पे अगर वीडियो देख लेंगे, वो तीनों बस देख लेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें जो 25 क्वेश्चन है वो एकदम केक वॉक लगेगा, और पीवाईक्यू भी लगेगा कि हाँ ठीक है ये सब तो आते ही मुझे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू आई एफ एस सेंसर नोन फॉर इट्स वाइड स्वाथ, ठीक है, एंड यूज फॉर रीजनल लेवल मॉनिटरिंग, वाज ए पेलोड ऑन वी सेटेलाइट। अच्छा वाई एफ एस सेंसर पूछ रहा है कि किस सेटेलाइट पे था, ठीक है। यूज फॉर वाइड स्वाथ, स्वाथ क्या होता है ना, जैसे ये सेटेलाइट है, ठीक है, ये ऐसे एरिया को स्कैन करता है, ठीक है, ये सही ज़मीन है, ठीक है, ये पूरा ज़मीन मान ले। स्वाथ क्या हो गया, ये जो एरिया है ना, ये जो कवर करेगा सैटेलाइट, ठीक है, जो सैटेलाइट ये एरिया कवर करेगा, ये है स्वाथ, ठीक है। तो ये है, तो इसमें ये मतलब वाइड मतलब कि ये चौड़ा, ठीक है, रीजनल लेवल मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे, डिस्कस क्या मतलब वही रिपीट कर रहे हैं, प्रीवियसली तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, या फिर नहीं भी किए होंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाथ को समझना चाहिए, स्वाथ मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस सैटेलाइट का पेलोड था, तो वाइल्ड फील्ड सेंसर वो किसका था, तो पहला पहला है IRS-1C, तो IRS-1C इंडियन रिमोट सेंसिंग 1C, तो ये सही आंसर है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था हमारा सैटेलाइट कब, तो डेट भी याद रखना है, मैं ये भी पूछते हैं क्रोनोलॉजी, 1995 में, ठीक है। ये रीजनल लेवल मॉनिटरिंग ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और लैंड यूज के लिए बनाया गया था। इसका जो रिजोल्यूशन था स्वाथ का, ठीक है, वो वाइड स्वाथ था, और इसका जो रिजोल्यूशन था, ये सैटेलाइट रिजोल्यूशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ये कितने का था, 188 मीटर्स का, 188 मीटर्स का था लगभग लगभग। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, वो तो सही हो गया, रिसोर्स साइट देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। एज यूजुअल हम जितने भी MCQ वीडियो इस चैनल पे डाले हुए सब में हम सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वही ऑप्शन नेक्स्ट ईयर वो बन के आते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो रिसोर्स सेट, तो नेक्स्ट हमारा रिसोर्स सेट 1। तो रिसोर्स सेट हमने 2003, हाँ 2003 में लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें कई सारे एडवांस सेंसर है, जैसे कि एक है लिस, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, लिस, लिस खासकर लिस 3, अरे कहाँ चला गया, हाँ लिस 3, ठीक है, लिस है, फिर लिस 4 भी है इस पे, फिर इस पे AWIFS भी है, ठीक है, एडवांस वाइड फील्ड सेंसर, तो इस पे सब कुछ है, ठीक है। बट ओरिजिनली फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसी पे यूज हुआ था वो था IRS-1C पे, इंडियन सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ। फिर एक कार्टोसैट जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था, ये मेनली थे कार्टोग्राफी के लिए, हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, पैनोक्रोमेटिक कैमराज होते हैं उसके लिए है। उसके बाद भास्कर 1, तो भास्कर 1 तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट है, ठीक है, तो उस पर कोई WIFS सेंसर नहीं था, वो तो नॉर्मल टीवी कैमरे लगाए थे उस पर, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य जो हमारा ना, वो लार्ज एरिया को जैसे कि असेसमेंट करना है, ड्राउट को या क्रॉप का एकरेज को हमको एस्टिमेट करना है, तो उसमें ये वाइड जो जो स्वाथ उसका वाइड होता है ना, वाइड फील्ड सेंसर होता है, वो हेल्प करते हैं खासकर ऐसे चीज़ों में। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है एन इन्वायरमेंटल एजेंसी needs to monitor a rapidly spreading forest fire, including its movement overnight through the thick smoke.
विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस टास्क। मैं इस तरह के क्वेश्चन अब देख रहा हूँ कि आने वाले हैं, ठीक है, कि कहाँ पे किस तरह के होते हैं। तो किस तरह की रिमोट सेंसिंग सिस्टम लगाएंगे अगर ऐसा एरिया जहाँ पे फायर है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर है, बहुत ज़्यादा उसमें से स्मोक है, तो कौन सा लगाएंगे। तो पहला है ऑप्शन दिया है क्या कि पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है, पैसिव रिमोट सेंसर डिटेक्टिंग थर्मल इंफ्रारेड। तो थर्मल इंफ्रारेड हीट को तो जो फायर से इमिट हो रहा है उसको हीट कर पाएंगे, ठीक है, कि एक्टिव मतलब फायर फ्रंट किधर है, कहाँ तक आग फैला वो देख पाएंगे। लेकिन थिक जो स्मोक है वो क्या कर सकता है, वो जो थर्मल सिग्नेचर है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको काफ़ी हद तक एटोनुएट कर सकता है, ठीक है, एटोनुएट कर सकता है। तो देखा जाए तो पूरी तरह से ये सही नहीं, अच्छा नहीं है, मतलब यूज इस्तेमाल तो हो सकता है, एटलीस्ट ये पता चल सकता है कितने एरिया तक फैला है, किधर फैल रहा है वो तो तुरंत पता चलेगा। फिर एक्टिव सेंसर रडार, ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव और पैसिव में हम समझे थे, पैसिव में था जो कि हीट सिग्नेचर आ रहा है, ठीक है, बस उसको ऑब्जर्व करेगा। एक्टिव क्या है कि वो सिर्फ पल्स भेजेगा, सिग्नल भेजेगा और फिर उसको रीड करेगा, उसके आधार पे वो इमेजिंग करेगा, ठीक है। तो ये सही जवाब है कि क्या करेगा, रडार। रडार क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, तो खुद का माइक्रोवेव पल्स करता है, ठीक है, रडार में क्या जाता है, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव पल्स, ठीक है, माइक्रोवेव पल्स वो रिलीज करता है, कहाँ पे, हाँ, तो वो क्या करता है, माइक्रोवेव पल्स को रिलीज करता है और उसका जो बैक स्कैटर्ड एनर्जी है उसको जैसे रिलीज किया, तो रिलीज करेगा तो कहीं जमीन है कहीं कुछ है उस पर टकराएगा, फिर वो वापस जाएगा, तो टकरा के वापस जाने को बैक स्कैटर्ड बोलते हैं। उस एनर्जी को डिटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा और उसके आधार पे, और ये हम क्यों बोलते हैं कि ये बार बार क्या हो जा रहा है इसको, एक सेकंड। तो हमारा जो ये रडार है तो इसमें माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव जो एनर्जी है इसकी खास बात क्या है कि ये पेनिट्रेट कर जाता है, ये लॉन्ग इसका वेवलेंथ बहुत लंबा होता है, तो आसानी से क्लाउड स्मोक सबको पेनिट्रेट करके आराम से डेटा ले आ पाता है, इसलिए ये फॉरेस्ट फायर में बहुत ही सही है, ठीक है। फिर हाई रेजोल्यूशन फॉर एरियल फोटोग्राफी, तो ये नहीं है, तो फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, बट इस पे विजुअल लाइट चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा। फिर है पैसिव सेंसर डिटेक्टिंग विजुअल लाइट, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक्टिव सेंसर चाहिए, ठीक है। उस पर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कई सारे हैं। तो रडार करता है, ठीक है। फिर है एक रिसर्चर है, वो कैलकुलेट करता है एनडीवीआई वैल्यू, ठीक है, एनडीवीआई वैल्यू किसी चीज का आता है 0 - 0.2 फॉर ए पिक्सल इन ए सैटेलाइट इमेज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली लैंड कवर टाइप फॉर दिस पिक्सल। तो ऐसे पिक्सल के लिए मोस्ट लाइकली क्या बोलते हैं, लैंड कवर क्या है, मतलब कौन सा ऐसा लैंड कवर है जिसपे कि एनडीवीआई कैलकुलेट करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो एनडीवीआई कैलकुलेट करने के लिए 0 आ रहा है, तो पहला है डेंस हेल्दी फॉरेस्ट। तो पहला क्या है, तो डेंस हेल्दी फॉरेस्ट होते हैं तो उनका एनडीवीआई हाई होता है, ठीक है। एनडीवीआई पता है ना कैसे निकलता है, एनडीवीआई, तो एनडीवीआई कैसे निकलता है, NIR माइनस, ठीक है, रेड, जो रेड स्पेक्ट्रम में हमारा रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो, और फिर NIR प्लस रेड, इसकी वैल्यू, ठीक है, जो आती है उसके आधार पर हम एनडीआई कैलकुलेट करते हैं। तो ये डेंस हेल्दी फॉरेस्ट के लिए होता है, तो बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जॉर्प्शन है रेड बैंड में, ठीक है, तो कितना भी होगा तो वो मतलब, और हाई रिफ्लेक्टेंस है नियर इंफ्रारेड बैंड में, तो वहाँ पे नहीं होता, वो 0.6 से 0.9 होता है लगभग। फिर बेयर सॉइल है, तो बेयर सॉइल में क्लोज टू जीरो होता है लेकिन माइनस में बहुत कमी। फिर वाटर स्नो है, तो वाटर स्नो के साथ क्या है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, NIR को, स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को, और जो विजुअल पोर्शन है रेड पोर्शन को मोस्टली वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि निगेटिव हो जाता है, ठीक है, इसमें ऑब्जर्व के लिए मान सपोज यहाँ वैल्यू आ गया कुछ भी, ठीक है, और यहाँ वैल्यू ये भेगा, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसी कारण से इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो ऊपर निगेटिव हो गया, तो निगेटिव को डिवाइड करेंगे तो कितना निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है आज, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये इसकी वैल्यू -0.2 आती है, तो यहाँ पे वाटर और स्नो होगा, ठीक है। स्टेस्ट और स्पार्स वेजिटेशन के NDVI वैल्यू क्या होती है, ये 0.1 से 0.4 होता है, ठीक है।
ये हेल्दी होता है ना, निगेटिव नहीं होता है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर है, व्हाई डज हेल्दी वेजिटेशन हैव ए हाई रिफ्लेक्टेंस इन नियर इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि कोई हेल्दी वेजिटेशन है तो उसका हाई रिफ्लेक्टेंस क्यों है नियर इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन किया हूँ वीडियोस में। ठीक है, प्रीवियसली अपलोड है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कोई हेल्दी वेजिटेशन है उसका रिफ्लेक्टेंस हाई रिफ्लेक्टेंस क्यों है, रिफ्लेक्टेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ नियर इंफ्रारेड पोर्शन में क्यों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, द वैक्सी क्यूटाइल ऑन द क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस एक्ट्स लाइक ए मिरर फॉर द एनआईआर। नहीं, हर जगह वैक्सी क्यूटिकल ऐसा नहीं है। वाटर कंटेंट विद इन द लीव्स ऑब्जर्व विजुअल लाइट मेकिंग एनआईआर अपीयर स्ट्रॉन्गर बाय कंपैरिजन। तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब इफेक्ट करता है रिफ्लेक्टेंस को वाटर कंटेंट। ठीक है, लेकिन वो ऑब्जर्व भी करता है एनआईआर को एक्सटेंड तक, बट इसका मेन रोल ऐसा नहीं है। उसके बाद इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स स्कैटर एनआईआर एनर्जी। ये बिल्कुल सही बात है कि जो उसके अंदर क्या होता है ना, स्पॉन्जी होते हैं ना, स्पॉन्जी क्या होते हैं, तो मेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, मेसोफिल। ठीक है, तो मेसोफिल लेयर होता है प्लांट्स के लिप्स में, हेल्दी प्लांट्स के लिप्स में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कई सारे इस स्पॉन्जी क्या होता है, एयर स्पेसिस बहुत होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आंखों से नहीं, तो एयर स्पेसिस बहुत होते हैं। ठीक है, तो जब एनआईआर जो होता है नियर इंफ्रारेड रेडिएशन लीफ में एंटर करता है ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होता है इस स्पेसेस में और मेसोफिल में, स्पॉन्जी एरियाज में। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, ठीक इसके कारण क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है एनआईआर का वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्कैटरिंग के कारण और रिफ्लेक्शन के कारण, इसलिए हाई रिफ्लेक्टेंस ऑब्जर्व करता है सैटेलाइट। ठीक है, तो कारण ये है इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर। फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट्स एनआईआर। नहीं नहीं, वो ग्रीन ग्रीन में कहता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो प्राइमरी पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस होता है, हमको सबको पता है। तो ये क्या करता है कि जो क्लोरोफिल है वो रेड को, जो रेड स्पेक्ट्रम है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेड पोर्शन है उसको स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर लेता है, ब्लू लाइट। ठीक है, और सबसे अधिक क्या चीज करता है, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट है। ठीक है, हमें आंख में क्या दिखता है, आंख हमारी क्या देखती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आता है जो वो दिखता है। अगर कोई चीज रेड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है मतलब कि वो बाकी स्पेक्ट्रम के बाकी कलर्स को, अगर विजुअल रेंज है ना हमारा 300 टू 900 नैनोमीटर, उसमें सारे कलर्स आते हैं। अगर कुछ में रेड दिख रहा है तो मतलब उसके रेड को रिफ्लेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, और बाकी कलर्स अब्जॉर्ब हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, या फिर वो जो प्लांट हो एनिमल कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज कलरफुल दिखता है ना वर्ल्ड, तो वो इस कारण से दिखता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स के लिप्स हमें, हेल्दी प्लांट्स के लिप्स हरे हरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो उस रीजन को क्या बोलते हैं, ग्रीन को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और रेड को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लू लाइट को, इसलिए इसलिए हमें ग्रीन दिखता है, जो रिफ्लेक्ट होगा वही कलर हमें दिखेगा। ठीक है, और ये जो हमारा जो नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस है ना, ये हम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह इस्तेमाल करते हैं रिमोट सेंसिंग में वेजिटेशन मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, ये हमें इससे क्या फ़ायदा होता है कि कहें क्या फ़ायदा है इससे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा पोर्शन जंगल का या पौधे का वो हेल्दी है, कौन सा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, या फिर कहाँ पे क्या है समस्या, उसके हिसाब से हमें आसानी होती है। चलते नेक्स्ट। उसके बाद है नेक्स्ट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। ठीक है, किस लिए जहाज सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो मैपिंग द इंटायर अर्थ सरफेस फॉर चेंज इन आई सीड्स ना। जियो स्टेशनरी मतलब, ठीक है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मतलब, ठीक है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सैटेलाइट। मतलब ये जो अर्थ का स्पीड है ना, एक स्पीड से घूमता है, और सैटेलाइट भी उसी के स्पीड से घूमेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे हम डिसाइड किए कि ये जगह हमें देखना है सैटेलाइट से, ठीक है, और ये तो ये सेम स्पीड में अर्थ भी जा रही है, वो भी सेम स्पीड में जा रहा है, इसके कारण क्या कि हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। कि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी हम देख रहे हैं तो मेरे ऊपर ही है। और एक सैटेलाइट होते हैं जो कि पोलर होते हैं या सन सिग्नल्स होते हैं, तो वो चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सन सिग्नल्स नहीं, पोलर जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उनकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है अर्थ का स्पीड, अर्थ ऐसे जा रहा है स्पीड से। ठीक है, सपोज, ठीक है, 16,000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है पर आवर में। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट ने कहा नहीं भाई, हम तो 32 किलोमीटर हम डिसाइड किया कि नहीं, 30 किलोमीटर। तो क्या हुआ कि 2 बार चक्कर लगा लेगा पूरे दिन भर में। तो वो क्या होता है, वो जियो स्टेशनरी नहीं होती। जियो स्टेशनरी मतलब वो सैटेलाइट्स जो
अर्थ के पर्सपेक्टिव में स्टेशनरी दिखते हैं। मतलब अर्थ कब दिखेंगे, दो ऑब्जेक्ट एक मूवमेंट में है, स्टेशनरी कब दिखते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब दोनों की स्पीड सेम। तो ये हमें आई सीट का चेंज चाहिए, नहीं नहीं ये तो टेम्पोरल है, जैसे यहाँ आई सीट है तो ये तो हम बार बार भी जाकर ऑब्जर्व करते रहेंगे, जरूरी नहीं कि इसके ऊपर हम सैटेलाइट हमेशा रखे रहें, नहीं। तो बहुत स्लो चेंज होगा ना, तो बहुत मुश्किल से। तो इसमें क्या कि हम आए फिर 1 महीने बाद आए, फिर 2 महीने बाद, तो जो जो चेंज रिकॉर्ड होते गए उसके आधार पे हम कर लिए, तो ये तो नहीं। फिर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ हरिकन, ये है ये हरिकन क्या होता है, बहुत फास्ट तो मूव नहीं करते हैं, तो वो अगर इसी रीजन में बन रहा है तो इसके थ्रू हम उस पर पूरा पूरा नज़र रख सकते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ करते हैं, तो अर्थ से लगभग 35,000 किलोमीटर एबव इक्वेटर, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। मतलब उनकी यहाँ जो, जैसे ये अर्थ है, इक्वेटर है, तो इक्वेटर से लगभग 37, सॉरी 35,786 किलोमीटर, ये लगभग होता है इनकी हाइट, ठीक है। इक्वेटर वहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, ताकि इतना हाइट पे क्यों ऑर्बिट करते हैं, ताकि हम अर्थ के रोटेशन को मैच कर सके, ठीक है, ताकि वो हमारे को हमेशा स्टेशनरी दिखे, ठीक है। तो हरिकन्स हुए, टाइफून्स हुए, सिवियर स्टॉर्म्स हुए, उसके थ्रू ये हम करते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग हाई रेजोल्यूशन मैप ऑफ सिटी, तो नहीं नहीं नहीं, ये तो लो अर्थ ऑर्बिट करते हैं ना, इतना ऊपर से कैसे उतने हाई रेजोल्यूशन बनेगा, उसके लिए तो नीचे आना पड़ेगा ना, नीचे आना पड़ेगा। जो 600-700 किलोमीटर पे रेंज पे होता है ना, वो सैटेलाइट करते हैं ये काम। उसको एक्वायरिंग 3D एलिवेशन डेटा यूजिंग लिडार, तो लिडार का नहीं, लिडार का तो ये सब ठीक है, वो तो और भी लोअर एल्टीट्यूड में चाहिए अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। तो जियो सैटेलाइट जैसे कॉमन है, इनसैट है सीरीज है इंडिया में, यूएस में जैसे इनसैट सीरीज है ना हमारा, इनसैट 1B 1 2, ठीक है, 4, ये सब है, ठीक है। तो इनसैट सीरीज हो गया। फिर अमेरिका में जो है उसको बोलते हैं GOES, वो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, GOES। मेट्रोसैट है यूरोप में, तो ये सब है। चलते हैं नेक्स्ट। When comparing two satellites image of the same area, one with a radiometric resolution of 8 bit with another with 12 bit, which what is the main advantage of 12 bit image? मतलब एक रेजोल्यूशन है 8 बिट है और एक का 12 बिट है, ठीक है। तो पहले हमें पता रखना चाहिए कि 8 बिट और 12 बिट में अंतर क्या है, ठीक है। सिंपल सा इसका जवाब है, ठीक है, कि 8 बिट में क्या होता है, 2 to the power 8, ठीक है, 2 to the power 8। तो इसका कितना हो गया, तो ये टू कितना आएगा वैल्यू, 256। तो अगर इतना आएगा तो मतलब इतने ब्राइटनेस लेवल को ये ऑब्जर्व कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन 12 बिट का सेंटेंस क्या होगा, तो 2 to the power 12 हो गया, तो ये कितना 4096 ब्राइटनेस को, मतलब ब्राइटनेस लेवल को, मतलब कि होता है ना ब्राइटनेस रिड्यूसिंग करते हैं, जैसे अपने लैपटॉप में भी आप करते होंगे या डेस्कटॉप में जो भी है, या फिर मोबाइल में भी ब्राइटनेस ऊपर नीचे करते हैं कि बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो वो 496 लेवल पे कर सकते हैं, मतलब है ना स्टेप, 1% 2%, 496%, मतलब समझो कि 496 में कर सकते हैं, मतलब 100%, 496 स्टेप्स में, कि थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, अल्टीमेट ब्राइटनेस 496 में, और सबसे कम 0, लेकिन इतने में वेरी करता है। लेकिन जो 8 बिट है वो कितना करे, 256 में। तो अब पूछ रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, 12 बिट्स कवर ए वाइडर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। रेडियोमीटर जो मेट्रिक जो रेजोल्यूशन होता है, वो नंबर ऑफ ब्राइटनेस लेवल पे सेंसर कैन डिस्टिंग्विश है, ठीक है, कि कितना रेडियोमीटर का क्या खास है, ये PYQ भी आ चुका है, कितने हम ब्राइटनेस जो हमारा जो ब्राइटनेस नंबर ब्राइटनेस लेवल है, सेंसर कैन डिस्टिंग्विश, इस पे नहीं कि कितना एरिया कवर कर सकते हैं, कितना रेंज उसका है, इस पे नहीं है, ठीक है। वो कितना डिस्टिंग्विश कर सकता है ब्राइटनेस लेवल पे, उसको बोलते हैं क्या, रेडियोमेट्रिक, ठीक है। और जो ये रेंज वाला जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो कवर करता है, कितने रेंज को, तो वो होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तो वो रेडियोमेट्रिक नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है 12 बिट इमेज इज एक्वायर्ड मोर फ्रिक्वेंटली, तो ये भी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ फ्रिक्वेंटली इस तरह का शब्द आके टेम्पोरल रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो रेडियोमेट्रिक की तो ऐसी भी बात भी नहीं कर रहे। 12 बिट इमेज कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मोर सटल वेरिएशन इन ब्राइटनेस एंड कलर, ये सही आंसर है, बिल्कुल। ब्राइटनेस की बात की ना, 496 लेवल, 256, ठीक है, तो ये सही आंसर है। कि मच फाइनर जो डिफरेंसेस हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड होंगे, इसमें 256 का ही होगा, उसमें 496 का है,
12 बिट इमेज हैज ए स्मॉलर पिक्सल एंड शो मोर स्पेशल डिटेल। तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं, जो पिक्सल और इस डिटेलिंग की बात है वो स्पेशल रिजोल्यूशन में आता है, ठीक है। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन को इससे इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हाइयर रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन चाहिए किस लिए, कि प्रिसाइज डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए फीचर्स में, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से वीडियो में चर्चा की है लेक्चर से, तो वहां से अगेन कवर करते नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन 25 मिनट्स इंटू रिकॉर्डिंग, बट देखते हैं, ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, बट ये एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है ना, एग्जाम में फिर गलत हो जाता है ऐसे, सिर्फ तेजी से भागने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत लोग को कष्ट देता है, ठीक है, एग्जाम में भी पढ़ते समय भी, खासकर मतलब एक जैसे इन्वायरमेंट साइंस जो फील्ड है वो एक ओपन फील्ड है, कि उसमें जूलॉजी से बच्चे आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी आ रहे हैं, बॉटनी से भी जा रहे हैं, अलग अलग फील्ड से भी जा रहे हैं, बहुत सारे फील्ड, केमिस्ट्री से जा रहे हैं, इंजीनियर भी आ रहे हैं। तो जैसे कोई इंजीनियरिंग किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में ये सब में, तो उनको हो सकता है ये सब पता हो, मतलब खासकर हाँ उनको तो पता ही हुआ ये सब पढ़ना होता है, ज्योग्राफी से जाए उनको पढ़ना होगा, कोई बॉटनी से पढ़ के गया तो उसको तो आइडिया नहीं है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम कुछ लगता है कि क्या ही है ये हुआ। फिर एक चैप्टर अपना एक यूनिट है वो पूरा इन्वायरमेंटल जियो साइंसेज वाला, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, जियोलॉजी वालों को लगता है कि वही आसान है, ठीक है। तो एक एक अलग सा फील्ड है इन्वायरमेंट साइंस, खासकर जो जैसे कि जो सीधे मास्टर्स करना है, जो बैचलर्स में भी इन्वायरमेंट साइंस में किए और मास्टर्स भी कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, तो नेक्स्ट है, इफ ए लैंड कवर क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग एटमॉस्फेरिक करेक्शन टू द सैटेलाइट इमेज, व्हाट इज ए लाइकली एक्ट। कह रहा है कि एक लैंड कवर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो परफॉर्म किया था विदाउट फर्स्ट अप्लाइंग एटमॉस्फेरिक करेक्शन, पहले एटमॉस्फेरिक करेक्शन नहीं करते सैटेलाइट इमेज, व्हाट इज द लाइकली आउटकम, कि लाइकली आउटकम क्या होगा इसका। तो हमें ये देखना है, इमेज विल हैव लोअर स्पेशल रेजोल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं बदलता एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, अप्लाइंग एटमॉस्फेरिक करेक्शन हमने नहीं किया है। उसके बाद फीचर्स इन द इमेज विल बी जियोग्राफिकली मिसप्लेस्ड, नहीं उससे क्या मतलब है, ये हम ऊपर से देख रहे हैं और बीच में बादल आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि लोकेशन गलत रिकॉर्ड हो गया, नहीं उस लोकेशन के ऊपर बादल है तो ये सही है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ सेम लैंड कवर टाइप विल वेरी अक्रॉस द सीन लीडिंग टू मिस क्लासिफिकेशन, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे होते हैं ना एरोसोल वाटर वेपर स्कैटर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो कई बार क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक इंटरफ्रेंसेस है वो हेज की तरह दिखता है, ठीक है। फोटो देखेंगे ना बहुत सारे आप, सेटेलाइट इमेज जाके, ठीक है, जैसे भुवन पोर्टल है यहाँ भी मिल जाएगा, बहुत सारे तो देखेंगे, उसमें क्लाउड भी रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे गूगल अर्थ में भी आप देखेंगे तो क्लाउड भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक इंटरफ्रेंसेस के कारण हेज आ जाता है, या फिर ट्रू स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कई बार रिकॉर्ड नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, तो उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो सेम टाइप का लैंड कवर, ठीक है, मतलब हेल्दी फॉरेस्ट स्पेक्ट्रल डिफरेंस के कारण लगेगा कि अरे नहीं इसमें कुछ समस्या है, ठीक है, या फिर एक्यूरेट उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आएगा, उसके कारण इस इनकन्सिस्टेंसी हो जाता है, ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, मिस क्लासीफाई कर देंगे कि नहीं ये तो खराब वाला एरिया है, तो ये सब इमेज विल बी अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी लैंड कवर टाइप्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन के समय घट जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ दीज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वुड बी बेस्ट एड्रेस्ड यूजिंग वेक्टर डेटा मॉडल इन जीआईएस, ये कौन से एक्सप्रेशन आप लोग अपने से पॉज करके पहले सॉल्व भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फालतू का वीडियो एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने इस लेवल पे पहुंच करके क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग से आंसर सोच सकते हैं, फिर आगे मैं जो बताया हूँ तो उसमें हिसाब से सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो सीखने का मौका है, ठीक है। नेवर टेक लाइक की समथिंग की कहीं रिजेक्शन हो गया, गलत हो गए, तो दुनिया में ऐसी चीज़ हैं, वी हैव बीन यू नो हमारा अपब्रिंगिंग या हमारे आसपास की सोसाइटी इन्वायरमेंट सब कुछ ऐसा ही है कि वो गलती हो गई तो पता नहीं क्या हो गया, अरे ठीक है, नहीं पता था, गलती हो गई, ठीक है, हम सीख रहे हैं, हाँ ये एटीट्यूड होता है, गलती हो गई सीखूं मैं क्यों, तो ये गलत एटीट्यूड है, लेकिन ये एटीट्यूड की ठीक है हो गया मिस्टेक नहीं हुआ, विल ट्राई ने ट्राई, ठीक है, फिर से ट्राई करेंगे सीखेंगे,
तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। और ये कि नहीं मेरा सब सही हो रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है सही हो रहा है। अलग अलग तरह से अपने आप को टेस्ट करेंगे जिनको सब सही हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब हमारे सोसाइटी की समस्या है कि अगर आप कुछ गलत कर दो या कहीं सही से नहीं कर पाओ तो फिर आप सबसे बेकार हो। तो वो एटीट्यूड है, क्या ही करेंगे, बट उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भी आगे चल के वही करेंगे। तो बेटर है कि समझें और कोशिश करें कि हो सकता है कि आगे जो चेंज हो तो वो हम लाएं अपने लेवल पे। तो इसमें पूछा है कि देखें पहले सवाल कि विच ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वुड बी बेस्ट एड्रेस्ड यूजिंग ए वेक्टर डेटा मॉडल इन जीआईएस। तो हमने रास्टर और वेक्टर पढ़ा था। रास्टर में पिक्सल होता है, वेक्टर में लाइन पॉलीगन पॉइंट होता है। तो इनमें से कौन सा प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करें? कई सारे पढ़े थे, ठीक है, 3 भी पढ़े थे। तो पहला है कि एनालाइजिंग द फ्लो ऑफ एनिमल माइग्रेशन अलोंग ए स्पेसिफिक डिफाइंड कॉरिडोर। तो हाँ, सही आंसर तो यही है, ठीक है। तो वहीं पे हम वेक्टर कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें लाइन मिल जाएगा। तो एक तो कॉरिडोर हमें पता चल गया कि उसका एक वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉलीगॉन बना लिए कि हाँ ये पूरा है। और कॉरिडोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लाइन है, लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे। तो ये ज़्यादा आसान है। मैपिंग रीजनल वेरिएशन इन सरफेस टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, ये तो ये बिल्कुल नहीं, ये हमेशा से ही इस्तेमाल करना चाहिए पर रास्टर डेटा मॉडल, ठीक है। क्योंकि बगल के पिक्सल में हल्के हल्के चेंजेज होंगे तो उसके हिसाब से डेटा उसमें होगा। सपोज इसका 25 है, 24 है, 23 है, तो उस हिसाब से हमें वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर मॉडलिंग द ग्रेजुअल डिफ्यूजन ऑफ ए केमिकल प्लूम इन द ग्राउंड वाटर, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए भी हमें रास्टर यूज करना चाहिए, ठीक है। ईच सेल रिप्रेजेंट करेगा एक कंसंट्रेशन का वैल्यू। उस सेल में कितना कंसंट्रेशन, उसके हिसाब से हम लैंड पे यहाँ पे इतना कंसंट्रेशन। फिर रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन सरफेस फॉर स्लोप एनालिसिस, नहीं नहीं, इसमें तो डेम यूज करते हैं, डिजिटल एनालिसिस एलिवेशन मॉडल, ठीक है। डेम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। डेम भी क्या है? डेम भी एक तरह का क्या है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। कॉन्टूर लाइंस तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बट कॉन्टूर लाइंस क्या होते हैं? ठीक है, कह रहे नाम ले लिए कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस कुछ नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ये रीजन है, हमने इसे लाइन बनाया और इसको बोला कि ये 45 मीटर की लाइन है। फिर एक इसके अंदर लाइन बनाया, इसको बोला कि ये 50 मीटर की लाइन है। फिर एक बनाया, ये हमने दिखाया ये 60 मीटर की लाइन है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा फिगर बनाता हूँ मुझे, कॉन्टूर लाइंस भी समझाना थोड़ी। तो ये जैसे ये हमने बनाया, उसको बोला कि ये 75 मीटर का है। फिर इसके अंदर बनाया हमने, ये हमने बोला कि सपोज 95 मीटर का है। इसके अंदर बनाया, इसको बोला कि ये 110 मीटर का है। फिर मैंने यहाँ पे बनाया, इसको बोला कि ये 125 मीटर का है। तो क्या है, एक रीजन को हम, ये लाइन क्या दिखाता है कि ये लाइन टोटल सारा 75 मीटर का है। तो सपोज कि एक ये टोटल एरिया है, इस एरिया में ये एक जगह है एलिवेशन, तो एलिवेशन हमने नापा कि यहाँ 75 है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, यहाँ पे, तो इसको एक लाइन दे दिया कि हाँ सारे 75 वाले। अब उसके ऊपर यहाँ पे 76 77 है ना, 76 77 करके सीधे हम 95 पे पहुंचे, ठीक है। ये है बीच में 76 की भी लाइन हो सकती है, हम चेक करेंगे तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, सीधे हम 95 पे आ गए कि 95 वाले को सारे एक साथ कर दिए। फिर 110 मीटर वाले को एक साथ कर दिए, 125 वाले को। तो इससे क्या हुआ, ये हमें पता चल रहा है कि हाइट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है हाइट के हिसाब से ये। तो यही कंटूर लाइन्स होती हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। ये लाइन था, ये पॉइंट था, ये पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन का इस्तेमाल करके हम बना तो सकते हैं, बट बेस्ट क्या है कि रास्टर मॉडल यूज कर, ठीक है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल के लिए। मतलब जो यूज होता है ना सॉफ्टवेयर में जीआईएस के, वो यही है। ये हमने अपने कॉलेज के टाइम बनाते थे मैनुअली हाथ से, ठीक है, अच्छे दिन थे वो भी। उसके बाद एक की एडवांटेज ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर लाइक रडार और lidar ओवर पैसिव सेंसर इज देयर एबिलिटी टू। द की एडवांटेज क्या है एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, जैसे लेडार और रडार का पैसिव है, प्रोवाइड हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन विद हंड्रेड्स ऑफ बैंड, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये तो सही बात है कि हाँ ये होता है कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर होते हैं, वो 100 ऑफ नैरो स्पेक्ट्रल बैंड में करते हैं, ठीक है। बट एक्टिव सेंसर प्राइमरीली इसी के लिए नहीं जाने जाते हैं। फिर एक कवर ए वाइड एरिया इन ए सिंगल इमेज, नहीं ये तो सब कर सकते हैं। पैसिव सेंसर भी करते हैं, जैसे WIFS है, WIFS अभी पढ़े थे हम, वाइड फील्ड सेंसर, वो भी करता है वेरी वाइड। एक्वायर्ड डेटा रिगार्डलेस ऑफ क्लाउड कवर और टाइम अपडेट, ये सही बात है।
कि पैसिव सेंसर सिर्फ दिन में काम करते हैं, रात में नहीं। क्लाउड कवर रहेगा तो नहीं काम करेंगे। अब जैसे सिंथेटिक अपर्चर रडार ऐसे आ रहा है तो वो तो क्लाउड क्लाउड से उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें माइक्रोवेव से जा रहा है, आराम से मेजर कर रहा है। फिर है मेजर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सरफेस फीचर। तो ऐसा कुछ ऐसा है करते हैं, लेकिन ये टिपिकली इसी के लिए सिर्फ नहीं जानते। मेन हमारा क्या डिफरेंस है ये थर्ड, कि रात में कर सकते हैं, क्लाउड कवर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑल वेदर डे नाइट कैपेबिलिटी होता है उनका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, द हाईएस्ट स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ 0.25 मीटर इज अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड फॉर सिविलियन यूज। की हाईएस्ट स्पेशियल रिजोल्यूशन की क्या है, 0.25 मीटर इज अचीव्ड बाई, इसमें से कौन से सैटेलाइट का स्पेशल रेजोल्यूशन 0.25 मीटर है। ये सब ना इसलिए भी याद रखना क्योंकि इसमें कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो सबसे स्पेशल हाईएस्ट है 0.25 मीटर, मतलब बहुत ही शार्प इमेज आती होगी, बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है इसका। ठीक है, लोअर द, ठीक है, जितना वैल्यू कम होगा उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ इमेज होगा और उतना ज़्यादा डेटा होगा। लेक्चर देखें, लेक्चर उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड फॉर सिविलियन यूज, सिविलियन यूज के लिए मोस्ट एडवांस्ड है। इसमें से कौन सा है, तो लैंडसेट है, तो लैंडसेट का तो 15 से 30 मीटर का है। ठीक है, जिसमें से पैनक्रोमेटिक है सेंसर। लैंडसेट में कई सारे सेंसर है लैंडसेट में, तो उसमें लैंडसेट में 8-9 है, लैंडसेट 8-9 सीरीज में। तो उसमें पैनक्रोमेटिक है, वो 30 मीटर का है, 15 मीटर का सॉरी। तो उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल है, वो 30 मीटर का है। थर्मल उसमें 100 मीटर का है। तो वो तो 0.25 से काफ़ी मतलब बड़े, क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन उनका बहुत कम है। उसको बोलते हैं कार्टोसैट 3। ठीक, तो ये है कार्टोसैट 3। ये किसने लॉन्च किया था, तो अपने इसरो ने, ये अपना सैटेलाइट है। ठीक है, इस ये अपना सैटेलाइट है। ये 0.25 मीटर पे पूरा उस रेजोल्यूशन पे काम करता है, इतना अच्छे डिटेल्ड में। और ये सिविलियन रिमोट सेंसिंग के लिए, ना कि मिलिट्री। उसके बाद रिसैट 2 है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। तो ये भी इंडियन सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट है। ठीक है, सिंथेटिक एसीआर, जो माइक्रोवेव यूज करते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ये ऑल वेदर इमेजिंग करता है। उसके बाद रिसोर्स सेट 2, तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था, रिसोर्स सेट 2। तो इसका तो लगभग इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तो इसमें लिस है। ठीक है, लिस 3 सेंसर है और लिस 4 सेंसर है। जो कि लिस 4 5.8 मीटर का है और लिस 3 23.5 मीटर का, और इसमें AWIFS है। ठीक है, वो जो कि 56 मीटर का है। तो इसमें कार्टोसैट इसरो द्वारा बनाया गया। तो ये है कार्टोसैट का काम, क्या है, तो बहुत ही डिटेल में फाइन डिटेल देना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग करना, बिल्ट इन एरिया का प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये सब के लिए इस्तेमाल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। उसके बाद ओली, ऑपरेशनल लैंड इमेजर एंड TIRS, थर्मल इंफ्रारेड सेंसर आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज सैटेलाइट। ये किससे क्या कहाँ लगे हुए ये दोनों सेंसर, की सैटेलाइट पे है। ठीक है, तो इसका आंसर है लैंडसेट 8, इस पे लगा है। 5 पे कौन सा है, तो 5 पे याद रखना TM है। ये मतलब थीमेटिक मैपर सेंसर है। लैंडसेट 7 पे कौन सा है, इसके लिए फेमस है, तो इनहेंस थीमेटिक मैपर है। ठीक है, ETM, इनहेंस थीमेटिक मैपर, क्या है, ETM। और लैंडसेट 8 पे क्या है, तो लैंडसेट 8 पे यही लगे हुए ओली और TIRS। उसके बाद क्या है, IRS-1D, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है, तो लिस 3 है, पैन है। ठीक है, YFS है। चलते हैं नेक्स्ट, तो लैंडसेट अमेरिका का है, IRS आता है। While Indian satellite series is characterized by its use of synthetic aperture radar sensor allowing for all weather imaging, कौन सा है इसमें से। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किए थे, तो इसका आंसर है रिसैट। ठीक है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये है सिंथेटिक अपर्चर रडार इसमें, जो कि माइक्रोवेव यूज करता है। इसमें कई सारे हैं, जैसे रिसैट 1 है, रिसैट 2 भी है। कार्टोसैट तो हमें पता है कि किस लिए है, ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट है कार्टोग्राफी के लिए। रिसोर्स सेट किस लिए है, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, लैंड और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ओशन सेट किस लिए, तो ओशन मॉनिटरिंग के लिए है। इसमें सेंसर का है ना एक सेंसर, ओशन सेट में याद रखना, उसका नाम है OCM, ओशन 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 कलर मॉनिटरिंग है, ओशन कलर मॉनिटरिंग है। इसमें वो भी लगी हुई है, ऑप्टिकल है, माइक्रोवेव भी है, बट
याद रखना है कि ओशन कलर मॉनिटरिंग, कलर के आधार पर बहुत सारे डिटेल्स मालूम चलते हैं, कोई एरिया पॉल्यूटेड है कि नहीं है, क्या है। ठीक है। रीसेट का उपयोग किस में करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, मैनेजमेंट के लिए करते हैं। फिर डिफेंस एप्लीकेशन भी हैं इसके। चलते नेक्स्ट। रात में देखना है दुश्मन को, कैसे देखेंगे कि किधर घूम रहे हैं वो। तो ये सब सैटेलाइट यूज होता है। कई लोग इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, बहुत सारे अभी हाल में जो हुआ कॉन्फ्लिक्ट, उसमें बहुत सारे इमेज आप देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट है। तो फिर नाइट के टाइम पे ये सब सैटेलाइट, दिन हो या रात हो, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद लिस वन सेंसर फाउंड ऑन अर्ली IRS सैटेलाइट लाइक IRS-1A हैड एन अप्रोक्सीमेट रिजोल्यूशन। तो लिस वन का रिजोल्यूशन कितना था? तो ये कितना था? 72.5 मीटर का। ठीक है। 36.25 मीटर किसका है? तो लिस टू का। 5.8 मीटर किसका है? तभी हम बात किए थे। ठीक है। लिस फोर का। ठीक है। और उसके बाद है हमारा 1 किलोमीटर। तो हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया टीवी कैमरा जो भास्कर सीरीज में लगा था, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। तो उसमें ठीक है। तो लिस्ट में कौन से सेंसर है? लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 है। तो जो जितना आगे होता है तो अच्छा। ठीक है। जैसे कि लिस्ट 4 है, 5.8 मीटर का है। लिस्ट 1 सबसे पुराना था, लोएस्ट रिजोल्यूशन है इन सीरीज में। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच इंडियन सैटेलाइट इज इक्विप्ड विद अल्टिका का बैंड अल्टीमीटर। ठीक है। सेंसर प्राइमरी फॉर ओशन सरफेस मेजरमेंट। इसमें से कौन सा है कि इसमें से कौन सा सैटेलाइट है जिसमें कि कौन सा सेंसर लगा है? अल्टिका का बैंड अल्टीमीटर, जो कि ओशन सरफेस को मॉनिटरिंग के लिए है। तो ओशन सेट 2009 में लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 2009 में। ठीक है। इसमें क्या हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि OCM है, ओशियन कलर मॉनिटरिंग है। ठीक है। तो ये नहीं है, ये अल्टिका नहीं है, इसमें कू बैंड है। फिर है सरल। सरल है सैटेलाइट विथ, ठीक है, सरल क्या है? सैटेलाइट विथ ARGOS और अल्टिका, अर्गोस और अल्टिका। इसका फुल फॉर्म ही है सैटेलाइट विथ अर्गोस और अल्टिका। AL लास्ट है ना सरल में, AL से अल्टिका। ये क्या है? इंडो फ्रेंच सैटेलाइट मिशन है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। इसका इसका पेलोड में अल्टीमीटर है। ठीक है। जो कि कार्बन में काम करता है। अल्टीमीटर किस लिए डिजाइन होते हैं? कि मेजरमेंट ऑफ ओशन सरफेस हाइट, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड स्पीड, और ये क्रूसियल फॉर ओशनोग्राफिक स्टडीज और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए था। तो ये फ्रेंच के साथ मिलकर बना था। सरल। ठीक है। नाम है सरल, ये सवाल आ सकता है। इस तरह के सवाल का ट्रेंड बढ़ रहा है जिसका हिंदी नाम है। उसके बाद है EOS-06। ये क्या है? ओशन सेट 3 है। कहाँ चलेगा? हाँ, ये ओशन सेट 3 है, इसी का नाम रखा गया EOS-03। ये बहुत ही रिसेंट ओशनोग्राफिक सेटेलाइट है इसरो द्वारा। ठीक है। इसमें OCM का एडवांस वर्जन है। फिर सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर है। ठीक है। इसमें कू बैंड स्कैट्रोमीटर है बट अल्टिका नहीं है। फिर है रीसेट 2BR-1। तो ये रडार इमेजिंग सेटेलाइट का, जो कि एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार में है। तो ये ओशन में काम नहीं, इसका काम कहाँ है? लैंड पे। चलते नेक्स्ट। द पैनक्रोमेटिक कैमराज ऑन कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट, जैसे कार्टोसैट 2C है, इज कैपेबल ऑफ अचीविंग ए रेजोल्यूशन ऑफ लेस देन, मतलब कितना कम रिजोल्यूशन हम कर सकते हैं पैनक्रोमेटिक कैमरा ऑन कार्टोसैट 2। तो हम क्या पढ़े थे इसके बारे में? 5 मीटर ना। इसका सही आंसर क्या है? 1 मीटर। कि कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट है जिसमें कार्टोसैट 2 है 2B है 2C है 2D है 2E है। उनका किस लिए जाना जाता है? हाइयर रेजोल्यूशन के लिए जाने ही जाते हैं। जो पैनक्रोमेटिक कैमराज है वो हाई रेजोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये 1 मीटर है। ये इसका रेजोल्यूशन कितना? लेस देन 1 मीटर, मतलब अराउंड 0.65 मीटर के आसपास है। ठीक है। 2C का, और सब्सक्रिप्शन मॉडल का उससे भी और अच्छा है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अर्बन प्लानिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए। ठीक। ये हमारे इंडिया का ना कार्टोसैट बैकबोन है इंडिया कार्टोग्राफी मैपिंग का। ठीक है। इसके थ्रू, और ये सिविलियन और डिफेंस एप्लीकेशन दोनों है। ठीक है। तो लिमिटेड यूज के लिए है सिविलियन के लिए, और डिफेंस के लिए एडवांस यूज के लिए भी वो है। लेकिन जहाँ मैपिंग करना है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ इसी के थ्रू होता है। चलते नेक्स्ट। विच अर्ली जनरेशन विच अर्ली जनरेशन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉलोइंग IRS-1A also carried list 2?
ए बी सेंसर विथ 36.25 मीटर रेजोल्यूशन। ये किस में था? ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है? IRS-1B। ठीक है, इसमें था ये सैटेलाइट 1991 में लॉन्च हुआ था, सॉरी 1991 में लॉन्च हुआ था ये सैटेलाइट। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेंसर थे? दो थे, एक लिस्ट 1 था, लिस्ट 2। ठीक है, दो सेंसर थे जिसका कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या था? 36.25 मीटर था। उसके बाद IRS-1C में क्या था? तो 1C में लिस्ट 3 था और पैन था। ठीक है, और WIFS था, लिस्ट 2 नहीं था। IRS-1D, तो IRS-1D में, ठीक है, लिस्ट 1 था, सॉरी सॉरी 1997 में लॉन्च किया गया था, इसमें लिस्ट 3 था, पैन था, WIFS था। फिर रिसोर्स साइट, ये तो और एडवांस थे, इसमें WIFS ये सब आ गया। इसमें भी लिस्ट 3 लिस्ट 4 आ गया रिसोर्स साइट में। ठीक है, ये 2003 में लॉन्च हुआ था, ईयर याद रखना है। ये लॉन्च हुआ था हमारा 1997 में, 1D। ठीक है, तो इस तरह से चलते नेक्स्ट। मैच द सैटेलाइट विथ कैरेक्टरिस्टिक सेंसर। कि किस सेंसर से, मतलब सैटेलाइट है ना, हाँ इस तरह के सवाल आते हैं, आ चुके हैं पीवाई क्विज में, कि कौन सा सैटेलाइट का कौन सा सेंसर है। तो लैंडसैट 8 काफ़ी एडवांस है। ठीक है, जो लैंडसैट 8 में हमने डिस्कस किया था थोड़े बड़े, कि क्या है? ओली और TIRS है। तो पहला का क्यू, तो ये दोनों तो क्या, तो हमारे पास ए है, बी है। उसके बाद रीसेट, तो रीसेट में क्या होगा? सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा। ठीक है, सिंपल सा एकदम, इस तरह से दिमाग लगा के करना है। 2 का R, तो ये भी गया, तो हमारे पास क्या होगा सही का? IRS-1 ए का क्या है? तो IRS-1 में हम क्या पढ़े थे कि इसमें क्या है? लिस्ट 1 सेंसर। और लैंडसेट 7 में क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? एनहांस थीमेटिक मैपर है ना, ETM। TM था 6 में, इसमें आया ETM आया। ठीक है, लैंडसेट लॉन्च कब हुआ था? 1999 में, 999 में IRS। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें और ये सब सेंसर क्या पे सेंसर्स को क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं, पेलोड। ठीक है, अगर दिखा रहा है कि पेलोड कौन सा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सेंसर को ही। ठीक है, पेलोड मतलब कि जो सैटेलाइट जितना इक्विपमेंट जितना कुछ ले जा रहा है सबको पेलोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पेलोड है जिसको बोलते हैं सेंसर्स। उसके बाद विच, जैसे नहीं बोलते हैं कि 6,000 किलो ले आ सकता है ये सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका पेलोड 6,000 किलो किलो का है, तो मतलब 6,000 किलो वजन तक वो चीजें अपने साथ कैरी कर सकता है वो सैटेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स एंड देयर प्राइमरी एप्लीकेशन इज करेक्ट? अच्छा, किसका किस लिए यूज होता है इंडियन सैटेलाइट का? ठीक है, इंडियन सैटेलाइट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लैंडसेट से आते हैं दो एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। इंडियन सैटेलाइट में बहुत फोकस है और हमने इसमें काफी, मतलब काफी एडवांसमेंट भी की है, तो बनता है पूछना, जानना भी चाहिए। तो कार्टोसैट, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे हमें तो इकोलॉजी में इंटरेस्ट है, इसमें हमें मतलब नहीं, बट ठीक है ना, सब कुछ जानना चाहिए, कब कौन सा नॉलेज कहाँ काम है नहीं पता। कार्टोसैट 1, तो इसका काम क्या है? ठीक है, कार्टोसैट क्या है? कलर मॉनिटरिंग के लिए नहीं, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि ये है किस लिए? तो कार्टोग्राफी के लिए, मैप बनाने के लिए, तो गलत हो गया। ओशन सेट हाई रेजोल्यूशन अर्बन प्लानिंग नहीं, हाई रेजोल्यूशन अर्बन प्लानिंग क्या था? कार्टोसैट का था। ठीक है, कार्टोसैट सीरीज का, तो ये गलत हो गया। ओशन सेट तो ओशन कलर मॉनिटरिंग के लिए था। क्वेश्चन सेट 2, उसके बाद रिसोर्स सेट 1 एग्रीकल्चर क्रॉप फॉरकास्टिंग। तो ये सही बात है, रिसोर्स सेट का काम ही है, जितना हमारा रिसोर्स है, लैंड है, वाटर है, एग्रीकल्चर है, इस सब का मैपिंग करना, उसके हिसाब से हमें बताना कि इसका क्या, यहाँ पे क्या एम्फेसिस पड़ेगा। ठीक है, क्रॉप फॉरकास्टिंग करना, यील्ड का एस्टिमेट करना। ठीक है, इसमें सेंसर होते हैं लिस्ट 3 लिस्ट 4, AWFS काफ़ी एडवांस है। उसके बाद भास्कर 1 हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो इमेजिंग नहीं, हाई हाई ठीक है, इसमें क्या था? 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन का टीवी कैमरा था, हाई रेजोल्यूशन स्टीरियो इमेजिंग नहीं था। ठीक है, ये कहाँ था? हाई 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 रेजोल्यूशन स्टीरियो इमेजिंग तो कार्टोसैट 1 में। चलते नेक्स्ट। विच इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड अर्लीस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस? इसमें से सबसे पहले कौन सा लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं IRS-1C, तो ये तो पक्का है कि 1A के बाद आया होगा। लेकिन हाँ, बीच में एक सैटेलाइट है जो कि नेमिंग चेंज करते हैं ना, तो उसमें ऊपर नीचे हुआ है, तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। खास वो आई थिंक इनसेट सीरीज में है। ये तो 1995 में आया था।
1995 में। रिसोर्स साइट तो पढ़ते ही आ रहे हैं कि 2003 में, अब तक तो याद भी होना चाहिए कि रिसोर्स साइट कब आया था, 2003 में। ठीक है, IRS-1 कब आया था, 1988 में, 1A। और कार्टोसैट तो अभी हम 2005 में पढ़े, कार्टोसैट 1 2005 में। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, IRS-1A। ठीक है, ये पहला हमारा ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट था। चलते नेक्स्ट करें कि रहने दें, 5 क्वेश्चन निपटा ही देते हैं तुरंत ही। So what is the approximate resolution of LIS-4 sensor commonly found on the Indian Resolsat satellite? कि इसमें से approximate resolution of LIS-4 sensor क्या है जो कि रिसोसैट सैटेलाइट पाया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, तो इसका आंसर है 5.8 मीटर। ठीक है, ये है LIS-4। LIS-4, ठीक है। कई बार सोच रहा हूँ कि लिस का क्या फुल फॉर्म है, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। ठीक है, लिस का फुल फॉर्म है लीनियर, ठीक है, इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग और सेंसर, और आगे 1 2 3 4 जो भी है। ठीक है, तो LIS-4 है, 5.8 मीटर का है। ठीक है, ये हाई रेजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है जो कि रिसोसेट सीरीज में पाया जाता है। 225.5 मीटर फिर किसका होगा, ठीक है, ऐसे ही तो कुछ नहीं लिख दिए, तो ये LIS-3 का है। ना, कहाँ गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अरे थोड़ा सा इधर उधर कोई बात नहीं। तो 23.5 मीटर किसका है, तो लिस 3 सेंसर का। ठीक है, लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर का। 72.5 मीटर किसका है, तो ये बड़ा होगा तो पक्का है किसके पहले का किसी का होगा, तो LIS-1 का था। ठीक है, और 0.65 मीटर किसका है, तो इस हमसे पढ़े थे, ये कार्टोसैट 2 सीरीज का है, कार्टोसैट 2 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which Indian satellite primarily serves applications related to agriculture, crop forecasting, land and water resource management using LIS-3, LIS-4 and AWIFS सेंसर? इसके आंसर तो आप लोग खुद से दे पाएंगे भाई, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए, 2 बार डिस्कस हुआ। इसका आंसर क्या है, रिसोर्सैट 2। ठीक है, रिसोर्सैट 2 इसका सही आंसर है। कार्टोसैट किस लिए है, तो कार्टोग्राफी के लिए, हाई रेजोल्यूशन कार्टोग्राफी के लिए। ओशन सेट किस लिए है, तो ओशनोग्राफी के लिए है। रीसेट किस लिए है, तो रीसेट तो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट है, ये तो अपना वेदर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब के लिए है, डिफेंस के लिए है। चलते नेक्स्ट। द रिविजिट साइकिल ऑफ लैंडसेट सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे ये एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट सपोज कि ये जगह है, इसको रिकॉर्ड करता है, उड़ रहा है, इसके ऊपर आया, रिकॉर्ड किया था, पूछ रहा है कि दोबारा ये कितने दिन बाद आएगा इस जगह को रिकॉर्ड करने। तो उसका आंसर है 16 डेज। ठीक है, 16 डेज। ठीक है, अब जैसे 1 डे है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ही हाई रिविजिट साइकिल है, कि हमारी तो रोज रोज आ जा रहा है। ठीक है, तो रिविजिट साइकिल क्या है, 16 डेज, लैंडसेट 8 का। तो उस जगह पे 16 डेज बाद फिर से वो सेटेलाइट आता है, उस एरिया को ऑब्जर्व करता है। चलते नेक्स्ट। An urban planner is analyzing the urban heat island effect, ठीक है, effect by mapping surface temperature variation across the city. Which type of remote sensing data would be most essential for this study? तो एनालाइज कर रहा है कि उस अर्बन हीट आइलैंड का, और मैपिंग सरफेस टेम्परेचर को मैप करना है, तो इसमें से कौन सा सैटेलाइट सबसे बढ़िया होगा उसको ये करने के लिए। पैसिव सेंसिंग, मल्टी स्पेक्ट्रल विजुअल, नियर इंफ्रारेड, नहीं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वेजिटेशन के लिए या फिर लैंड कवर, लैंड यूज के लिए। ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेटेड अर्बन हीट से फटने। एक्टिव सेंसर लीडार, तो ये नहीं है, ये किसी 3D एलिवेशन मॉडलिंग के लिए है। ठीक है, उसके बाद है एक्टिव सेंसर रडार। ठीक है, रडार क्या होता है, ऑल वेदरिंग इमेज है, तो वो सरफेस रफनेस के लिए, मॉइस्चर के लिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बचा क्या, पैसिव सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड। थर्मल इंफ्रारेड की जो हीट जनरेट हो रहा है उस रीजन से, उसको ये इमेज, ठीक है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो रहा है इंफ्रारेड में, उसको ये ऑब्जर्व करेगा, उसकी इमेजिंग करेगा, और उसके आधार पर टेम्परेचर बनेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से इस एग्जाम्पल के साथ देखा हुआ है वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ जाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा,
थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है, हमारा थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है। तो इसमें जैसे लैंड साइड में भी है, मोडिस में भी है, तो ये सब में भी सेटेलाइट मतलब ये है, उसमें थर्मल इंफ्रारेड होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ भी कर सकते हैं, जो हमारे जो थर्मल इंफ्रारेड वाले सेटेलाइट्स हैं, तो उसका वोल्केनो के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या कि वोल्केनो मॉनिटरिंग के लिए, या फिर फॉरेस्ट फायर के लिए, या फिर वाटर बॉडी टेम्परेचर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि एक रॉ सैटेलाइट इमेज है ऑफ ए लॉन्ग नैरो कंट्री ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ अपीयर्स स्लाइटली स्क्यूड। एक इमेज है ऑफ ए लॉन्ग नैरो कंट्री, एक लंबा और पतला देश है, ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ है साउथ है मान लें, appears slightly skewed with features at the top and bottom appearing shifted relative to the center, ठीक है, कि उसके skewed है, थोड़े से टेढ़े हो गए हैं, ये भी टेढ़े हो गए। What processing step is specifically designed to correct this type of distortion, कि कौन सा स्टेप लेंगे हम इस डिस्टोर्शन को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। पहला है एटमॉस्फेरिक करेक्शन, नहीं, एटमॉस्फेरिक करेक्शन तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक में स्कैटरिंग है, या वो है क्लाउड्स है उसको करेक्ट करता है, या फिर एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं, अब स्पेक्ट्रल जो रेडियंस है, वैल्यूज है, वो सब करता है, ज्योमेट्रिक को नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या समस्या है, ज्योमेट्री की हमें समस्या है, तो ज्योमेट्रिक करेक्शन करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक, इसको जियो रेफरेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर ज्योमेट्रिक रेक्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो रॉ सैटेलाइट इमेज को है, ठीक है, वो एक डिजायर्ड मैप प्रोजेक्शन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, उसको एडजस्ट करके जो भी डिस्टॉर्शन है ज्योमेट्रिक उसको हटाते हैं। वो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन कैसे होता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, अर्थ का कर्वेचर। जैसे हम जो इमेज देखते हैं तो फ्लैट देखते हैं, फ्लैट शीट पे, लेकिन अर्थ तो हमारा स्फेयर है ना, ठीक है, स्फेरॉइड है, तो वो तो जियोइड शेप जो बोलते हैं, तो वो तो जैसे फ्लैट पे करेंगे तो डिस्टॉर्शन दिखेगा ना, ठीक है। या फिर कई बार स्कैन में स्क्यू हो जाता है, फिर पैनोरामिक डिस्टॉर्शन होता है, जैसे हम फोटो की कैमरा में पैनोरामा खींचते हैं ना, जिसमें डिस्टॉर्शन दिखता है ना, या फिर आप वाइड सेंसर में देखो ना फोटो खींच के, कि जो पोल सीधा दिख रहा है उसमें थोड़ा ऐसे टेढ़ा दिखता है, तो डिस्टॉर्शन बोलते हैं, वो स्क्यूनेस होता है, तो उसी को ठीक करते हैं ज्योमेट्रिक करेक्शन में। फिर है रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन में, तो रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन तो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ डिजिटल नंबर्स को, डीएन को, फिजिकली मीनिंगफुल यूनिट में समझ में आ सके। तो ये तो ठीक है, ये तो उसका इससे तो रिलेशन नहीं है ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन का। फिर कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट करते हैं, कि अगर कोई इमेज सही से नहीं दिख रहा है, उसका ब्राइटनेस वैल्यू को ऊपर नीचे एडजस्ट करके उसको मोर विजुअल बनाते हैं, या फिर कोई फीचर को मोर डिस्टिंक्ट बनाते हैं, सो दैट कि उसको हम पढ़ सकें, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ तक अगर आपने देखा है, एंड होप सो कि चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड हम अभी और भी सीरीज लेते आएंगे, कोशिश करते हैं कि डेली एक टॉपिक पे ऐसे 20 15 20 25 क्वेश्चन लेते हैं। वैसे हम टेलीग्राम पे भी अपलोड करेंगे, इस पीडीएफ को भी डाल देंगे, और वहाँ भी क्वेश्चंस आते रहते हैं सॉल्व करने के लिए। बट ठीक है, वीडियो बना भी देते हैं, आजकल लोग वीडियो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि हेल्प किया, अगर हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। इसी रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो डिस्कस कर चुके हैं, दो वीडियोज में है, वो आप देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज यूनिट 1 करके पीवाईक्यूज होगा, उसमें ये मिल जाएंगे, और उसमें बहुत सारे डेटा है जो कि आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो फ्यूचर में आस्क भी पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। टिल देन बने रहें, हेल्दी रहें, ठीक है, ज़्यादा पैनिक ना हो, आराम से करते रहें, अपने ऊपर फेथ रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।